हाँ जी। कंपनी अकाउंट्स हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज? कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी की अकाउंटिंग अलग क्यों होती है? अकाउंटिंग में अलग होता क्या है ऐसा कि हम अलग से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो ये समझिए। देखो, जर्नल एंट्री में ना कोई चेंज नहीं आता है कहीं भी। जर्नल एंट्री के जो कॉन्सेप्ट हमने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, चाहे वो कॉर्पोरेट की अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे वो आप नॉन कॉर्पोरेट की अकाउंटिंग कर रहे हो, बोथ आर सिमिलर। यहां पे हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट देखने वाले हैं जिनकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है। एस्पेक्ट क्या होंगे? तो कंपनी के केस में सेल की एंट्री वैसे ही होगी, परचेस की एंट्री वैसे ही होगी, रोजाना जो हम रिसीट एंड पेमेंट कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, उन सबकी एंट्री जैसा हमने पहले देखा वैसे ही होगी, और बैलेंस शीट में भी डिस्क्लोजर वैसे का वैसे होगा। बस कंपनी जो है उसके लिए प्रेजेंटेशन जो है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा। मतलब जो फाइनल अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन है अभी तक जो हम बनाते आ रहे थे, थोड़ा उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि जो कंपनीज बनती है उसके ऊपर एक लॉ लगता है जिसके अंडर वो इनकॉर्पोरेट होती है, जिसे बोला जाता है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन है ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, वो शेड्यूल 3, एक शेड्यूल गिवन है, उसके हिसाब से करना है। तो हम इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि भैया फाइनल अकाउंट्स को कैसे बनाएं, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करें कंपनीज का, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स हम कैसे प्रेजेंट करें, हम ये देखेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, है ना। इसके अलावा कंपनी की अकाउंटिंग में एक चीज जो नया एस्पेक्ट हम सीखने वाले हैं वो है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब ये शेयर्स क्या होता है? अच्छा, ये कंपनी बनी क्यों? कंपनी क्यों बनी? सोल प्रोप्राइटर, सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटर में कितने ओनर होते हैं? सिंगल ओनर होता है। ऐसे ही पार्टनरशिप में 2 और, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। अब भैया मान लो कि कोई, अच्छा कितना ही कर लो, सिंगल पर्सन हो या 50 लोग हो, कैपिटल का कांस्टेंट हमेशा रहेगा। पैसों का कोई भी बिजनेस चलता कैसे है? कैपिटल से। और कैपिटल जो है वो, अगर पर्सन लिमिटेड है तो हमेशा कैपिटल भी लिमिटेड ही होगी, अनलिमिटेड कैपिटल नहीं हो सकती। चाहे वो आप दुनिया के सभी टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन को भी एक साथ ले लो तो भी उनकी कैपिटल लिमिटेड ही रहेगी, वो भी अनलिमिटेड, मतलब कि पैसा जितना चाहिए हो सकता है कम पड़ जाए। तो कॉन्सेप्ट आया सबसे पहले तो कंपनी का, मेन तो यही कारण था, क्योंकि यहां पे जो पर्सन्स है देर इज नो लिमिट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं है भैया, लिमिट ही नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ ओनर्स कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट, मिनिमम, मिनिमम कम पब्लिक के केस में तो 7 है ना। तो फिर भी एक मिनिमम पर्सन्स पब्लिक के केस में 7 और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड है तो 2 से ज्यादा। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट में भी वही रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, अभी मैक्सिमम 200 हो सकता है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया था नया 1 पर्सन कंपनी का, उसमें सिंगल ही होता है। बट कंपनी खोलने का कारण ही यही होता है कि भैया जब पब्लिक कंपनी को ही ओपन करता है तो उसमें नंबर ऑफ पर्संस की कोई, नंबर ऑफ ओनर्स की कोई सीमा
अब यार सभी जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी पैसा इक्वल तो लगाएंगे नहीं, है ना? वो कोई ज्यादा लगाएगा, कोई कम लगाएगा। तो ओनरशिप राइट को डिफाइन करने के लिए हमने, मान लो हमारी कैपिटल ₹1 करोड़ है। कितनी है बेटा? उसको हमने ओनरशिप राइट को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स में बांट दिया। मान लो हमने 1 शेयर की वैल्यू दी ₹10। कितनी दी? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए कितने? 10 लाख शेयर्स। अब मान लो कोई पर्सन 1% की भी भागीदारी रखना चाहता है, 1,10,000 शेयर्स। किसी को 5% रखनी है तो वो क्या करेगा? उसको हम 50,000 शेयर्स इश्यू कर देंगे। किसी को 10% रखनी है तो उसके पास 1 लाख शेयर हो जाएंगे, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो जब, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज, एक दिक्कत थी पार्टनरशिप में। जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को नोन होते हैं, पब्लिक कंपनी में ऐसा जरूरी। तो इसीलिए यहाँ पे शेयर होल्डर अलग हो सकता है और मैनेजमेंट अलग हो सकता है। शेयर होल्डर ही मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, बट शेयर होल्डर खुद मैनेजमेंट का पार्ट भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर मैनेजमेंट का पार्ट हो। जैसे 1% वाला शेयर होल्डर, उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो मैनेजमेंट भी नहीं देख रहा है, बस मालिक है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? मैनेज द कंपनी। इन्हें कौन कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। अपॉइंटेड बाय, जो मालिक होते हैं वही अपॉइंट करेंगे, वो मैनेज करते हैं। क्योंकि 1 करोड़ शेयर होल्डर है मान लो, जिसका एक एक शेयर भी ट्रेड होता है। किसी का पास एक शेयर है तो वो भी तो शेयर होल्डर है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आके मैनेज करेगा कंपनी। क्या वो मैनेज कर सकता है क्या? यस, अगर शेयर होल्डर उसे अपॉइंट कर देता, अदरवाइज वो भी मैनेज। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब ये डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करना। माल किस प्राइस पे बेचना है, खरीदना है, कहां से प्रोक्योर करना है, लोन कहां से लेना है, कहां पे करना है, ये सब चीजें डे टू डे ऑपरेशंस होता है। बड़े ऑपरेशंस क्या होता है जिन्हें मैनेजमेंट नहीं कर सकता है? वो होता है किसी कंपनी को खरीदना, किसी कंपनी को बेचना, जो कॉर्पोरेट लेवल के डिसीजंस होते हैं। डिविडेंड देना है या नहीं देना है ना? ये सब कौन डिसाइड करता है? शेयर होल्डर। वो मैनेजमेंट बस बोलता है कि भैया हमें ऐसा कर लेना चाहिए, बट कुछ मैटर्स पे शेयर होल्डर जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या, कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे डिविडेंड देना है तो सभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होना चाहिए सभी शेयर होल्डर का। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% अगर किसी पे वोटिंग हो जाती है तो ऑर्डिनरी। स्पेशल रेजोल्यूशन अगर 75% से ऊपर वोटिंग चाहिए। कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगते हैं। क्या लगते हैं? तो वो आप जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है ये सब। अभी हमें अकाउंटिंग में ये नहीं देखना किसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। अभी हम ये समझ रहे हैं कि शेयर क्या होता है। तो शेयर क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने कैपिटल को बांटती है तो उसकी एक फेस वैल्यू डिफाइन करती है। इट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? तो इस फेस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। कैपिटल, टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है, जो भी होंगे, जिसको जितनी होल्डिंग देनी उतना दे सकते हैं और उससे पैसे ले लें। ठीक है? तो ओनरशिप राइट
उनके नंबर ऑफ शेयर से डिफाइन होता है। उनकी वोटिंग पावर भी कितने नंबर ऑफ शेयर उनके पास है इन प्रोपोर्शन टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उस पर ही डिसाइड होती है। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जिसका कोई बिजनेस नहीं, अभी स्टार्ट ही करेगी, उसने पब्लिक कंपनी बनाई 10 दोस्तों ने मिलकर, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की कैपिटल लगाई। कितने रुपए की? नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख। कितने शेयर है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, 1 करोड़ रुपए उन्होंने ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड किए, सभी ने ये शेयर्स 1-1 लाख शेयर्स पर पर्सन बांट दिए। आफ्टर 10 इयर्स नेटवर्थ ऑफ कंपनी हो गई 50 करोड़। कितनी हो गई? नेटवर्थ कैसे होगी भैया? उनकी जो टोटल असेट की वैल्यू है आज, वो कितनी हो चुकी है? लगाए थे 1 करोड़, हो गए 50 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स तो वही है 10 लाख। तो आज वैल्यू ऑफ शेयर पर शेयर की वैल्यू कितनी है? 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 लाख। 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे ना, तो हमारे पर शेयर की वैल्यू 500 रुपए हो गई। अभी भी फेस वैल्यू कितनी है? अभी भी फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपए है। वैल्यू बढ़ गई, मतलब आज अगर इन सभी में से कोई भी अपना शेयर देना चाहता है तो 500 रुपए पर शेयर के आसपास देगा। बेच सकता नहीं, खरीदार भी मिलना चाहिए, बट हाँ इस रेट पे ही देगा। अब कंपनी ने फर्दर कैपिटल रिक्वायर्ड है, मान लो 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए। कितने रुपए चाहिए? तो 10 करोड़ रुपए के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेगी कंपनी? 500 के हिसाब से ही करेगी कि 10 रुपए के हिसाब से करेगी? हमें रुपए कितने चाहिए? 10 करोड़। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करेंगे? 500 के हिसाब से करेंगे बाबू। किसके हिसाब से करेंगे? मैं आज जो शेयर दूंगा उसी से आप मालिक बनोगे, नहीं बनोगे क्या? अरे बेटा सुन तो ले। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे? 2 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करेंगे हम? 2 लाख इंटू 500 कितने होते हैं बेटा? 10 करोड़ रुपए होता है। तो हम 2 लाख शेयर कंपनी विल इशू 2 lakh shares of face value 10 each at ₹500। तो यहां पे फेस वैल्यू कितनी है, लेकिन इश्यू प्राइस कितनी है? अब कंपनी के पास जो पैसे आएंगे उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम 490 आएगी। तो इसे बोला जाता है सिक्योरिटी। इट इज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, पार्ट ऑफ शेयर होल्डर के फंड का पार्ट ही कहलाएगा ये। इट इज जस्ट लाइक शेयर कैपिटल, बट ये शेयर कैपिटल में ऐड नहीं होगा। तो शेयर कैपिटल हम देखेंगे, यहाँ पे एक अकाउंट खुलेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे? 2 लाख इंटू 10
20 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल में जाएंगे, मतलब कैपिटल कितने से बढ़ेगी? 20 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए की आएगी? 2 लाख इंटू 490, 9 करोड़ 80 लाख। और टोटल कितने रुपए आएंगे भाई? टोटल अमाउंट, तो जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स देखोगे तो उसमें एक तो होगी फेस वैल्यू, एक होगी इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल या अबाउ ही होगी, उससे बिलो नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी अपने शेयर से डिस्काउंट फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे, डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि 500 रुपए की नेटवर्थ के हिसाब 500 रुपए का शेयर की वैल्यू निकली हमारी, हमने जब हमारी नेटवर्थ से फाइंड आउट किया तो हमारे पर शेयर की वैल्यू कितनी आई, फेस वैल्यू कितनी है, तो मैं 10 रुपए से ऊपर किसी भी प्राइस पे इश्यू कर सकता हूं, 500 से कम में भी कर सकता हूं क्या? यस। आप 400 में करो, आप 300 में करो, आप 200 में करो, बट आप 10 रुपए से कम में। तो डिस्काउंट का मतलब ये नहीं डिस्काउंट कि भैया आप आपकी मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे इशू कर रहे हो, डिस्काउंट का मतलब ये है कि आप आपकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू कर रहे हो। तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स में फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ ए शेयर, शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू क्या है जो आपने रजिस्टर्ड करा रखी है आपके कंपनीज एक्ट में, वो इश्यू प्राइस एट विच द शेयर्स इज इशूड, इस पे नहीं आएंगे, इसमें कैसे आएंगे मैं बताता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कौन कब यूज कर सकता है? तो सेक्शन 52 शायद, जहां तक मेरे को याद है, ऑफ कंपनीज एक्ट, अभी और देख लेंगे। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, नहीं पैसे तो कहीं भी यूज करो, इस खाते को डेबिट कब करना है? क्योंकि देखो जब शेयर कैपिटल इश्यू होती है, आप तो सिंपली बात याद करो, आप जब कैपिटल लेकर आता है प्रोपराइटर तो क्या एंट्री करते हो? कैश टू कैपिटल। तो यहां पे भी वही होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अभी मैंने बोला कि भैया शेयर कैपिटल में ओनली फेस वैल्यू जाएगी, तो जो एक्सेस अमाउंट आप इश्यू करते टाइम ले रहे हो वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी, मतलब क्रेडिट क्या होगा शेयर कैपिटल की जगह? सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब एक तरह से आपने ली तो कैपिटल, लेकिन कैपिटल बढ़ा ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे तो कोई भी इस पैसे को कहीं भी, मतलब शेयर कैपिटल एक बार आ गई तो कम तभी होती है जब वो वापस से पे हो रही है, नहीं तो कम हो सकती है क्या? या फिर कंपनी को लॉस हो जाए। बट सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम जब आई तब क्रेडिट हुई, अब डेबिट कब कब होगा ये बात कर रहे हैं। पैसे कहीं भी यूज कर रहे हो आप, आपने पब्लिक इशू किया तो वहां पे जो जो आपने ऑब्जेक्ट बताए थे इस पैसे को यूज करने के लिए, आप वहां यूज कर लो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे यूज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब बात कर रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर हम करते हैं तो क्या पर्पस के लिए करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर सेक्शन 52 जो मैंने बोला था वही सेक्शन है ना? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी यूज बाय द कंपनी टुवर्ड्स इश्यू ऑफ unissued shares of company to be issued to member as fully paid bonus share। मतलब पहला पर्पस, बिना पैसों के आप शेयर दे रहे हो, जैसे एक शेयर है एक के बदले एक दे दिया, होता है ऐसा? यस हो सकता है।
नंबर ऑफ शेयर जहां 10 लाख थे वहां 20 लाख हो जाएंगे। अच्छा, कंपनी की बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं आएगा, बस ये है कि अच्छा अगर कंपनी के शेयर लिस्टेड है या मार्केट प्राइस कुछ भी चल रही है उसकी, वो आधी हो जाती है। फिर जिसके पास एक थे वो दो हो गए, तो जिसके 500 का शेयर है वो 250 का हो जाएगा, और उसके बाद दो शेयर हो जाएंगे 250, उसको कोई नुकसान क्या। तो ऐसा क्यों करती है कंपनी? ऐसा तब करती है जब किसी कंपनी के शेयर्स, जब किसी कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा वैल्यू के हो जाता है, तो क्या होता है फिर उसमें ट्रेड होना बंद हो जाता है। जैसे एमआरएफ है ना, आज एमआरएफ के शेयर की, एमआरएफ 1 लाख। अब यहाँ पे एक चीज देखना, एमआरएफ शेयर लास्ट बोनस हिस्ट्री, बोनस या स्प्लिट हिस्ट्री। अब ये बोनस और स्प्लिट क्या होता है? वही तो लास्ट अनाउंसमेंट 1970 और 1975 में हुआ था। उसके बाद ये शेयर कभी ना तो बोनस दिया इसने और ना ही स्प्लिट हुआ, शायद सन 2000 में भी हुआ। अब यही आप देखिए, रिलायंस शेयर बोनस एंड स्प्लिट हिस्ट्री, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये अभी रिसेंट लास्ट ईयर में अभी ये स्प्लिट हुआ है एक बार, ठीक है। तो ये देखो सन 2024 में हुआ, 2017 में हुआ, 9 में हुआ, 1997 में हुआ, 1983 में हुआ, और उस बीच में शायद स्प्लिट भी हुआ होगा बहुत बार। तो स्प्लिट्स नहीं हुए लेकिन बोनस हुआ है। लेकिन कितनी बार इस बोनस इशू हुआ इनका? कितनी बार बोनस इशू हुआ बेटा? बहुत बार हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ, है ना। तो अब क्या हुआ, अभी आपको मैं बोलूं कि भाई ये एमआरएफ का शेयर खरीद लो, तो आपको कितने रुपए चाहिए? 44,000। लेकिन यहीं पे आपको अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदने की बोल दूं मैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर चल रहा है 1500 रुपए पे। तो रिलायंस की शेयर जो है वो आप खरीद सकते हो क्या? खरीद पाओगे ना, आप भी खरीद पाओगे। बट एमआरएफ के लिए तो भैया 1.5 लाख रुपए चाहिए, खरीद पाओगे क्या? 100 गुना, 100 गुना। मतलब जहां आप एक शेयर खरीदोगे वहां 100 शेयर खरीदोगे। किसमें ज्यादा लिक्विडिटी है? आज आपको बेचना है, चलो, तो किसमें इजीली बिक जाएगा? मान लो यही, ये तो चलो डिजिटली ट्रेडिंग हो रही है, जहां पे आप ऑनलाइन ही जाके एक क्लिक पे बेच देते हो, तो चलो बायर सेलर तो मिल रहे हैं। लेकिन किसमें ज्यादा बायर मिलेंगे? इसमें, है ना। तो इसीलिए शेयर पे बोनस और स्प्लिट क्यों किया जाता है? इसीलिए तो किया जाता है जिससे कि उसकी मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शेयर की प्राइस कम हो जाती है और इससे वो ट्रेडेबल हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। अब लिक्विड होने से क्या होता है? लिक्विड होने से बहुत सारे फायदे हैं। अगर मान लो मेरे को लोन लेना है, एग्जांपल के लिए मेरे को लोन लेना है, अगेंस्ट शेयर लोन लेना है, तो वो शेयर पे ज्यादा लोन मिलेगा जो ज्यादा लिक्विड है, जो इजीली बिक जाता है, और उन शेयर पे कम लोन मिलेगा जो ज्यादा ट्रेड नहीं होते या कम लिक्विड है। बैंक उनके ऊपर लोन देने में डरेगा, दूसरे लोग भी लोन देने में डरेंगे, पता चला ले लिया, बिका ही नहीं, जरूरत पड़ी तो। आ रहा समझ में? एक कारण तो ये है। ट्रेड बढ़ेगा तो आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, शेयर की मार्केट कैप बढ़ेगी आपकी, है ना। ट्रेड होगा तो ही तो भाव ऊपर नीचे होंगे, नहीं तो कैसे होंगे? तो बहुत सारे कारण है बोनस देने के। तो बोनस देने से होता क्या है? बोनस देने से कुछ नहीं होता है, आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपके 10 लाख शेयर थे, आपने 10 लाख शेयर, एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। मतलब 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़ रुपए चाहिए शेयर कैपिटल में। अगर आपको 10 लाख से शेयर कैपिटल में और बढ़ा दूं तो 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम जो है
वो कहां चली जाएगी, शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 20 लाख। तो एंट्री क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। तो इससे क्या हुआ, बैलेंस शीट के टोटल में कोई फर्क नहीं आया, प्रीमियम कम हुई और शेयर कैपिटल बढ़ गई। ऐसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी को राइट ऑफ करने में आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शुरुआती खर्चे। कंपनी जब शुरू में, तो उसके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, अगर आपने उनको राइट ऑफ नहीं किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। आपने कंपनी के कोई शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए या डिस्काउंट दिया उनके ऊपर, तो उसको उससे राइट ऑफ कर सकते हो। टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। देखो शेयर्स तो रिडीमेबल होते ही नहीं है, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को अगर आपने रिडीम किया है, रिडीम करते टाइम अगर आपने कोई प्रीमियम पे की है, 100 का फेस वैल्यू थी, 200 रुपए दे दिया, तो 100 रुपए की जो प्रीमियम है वो लॉस है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएगी। फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ शेयर, अगर आप बायबैक ऑफ शेयर कर रहे हो तो वो भी कहा जाएगा, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज कर सकते हो। बोनस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं ऐसा, है ना। डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू, अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। अब बेटा शेयर्स भी डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं ओनली टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को आप फेस वैल्यू से भी कम प्राइस पे शेयर को इश्यू कर सकते हो, नॉट एज ए पब्लिक बट एज ए एम्प्लॉय। रिडेम्पशन पे अगर आपने प्रीमियम पे की है, रिडेम्पशन पे आपने प्रीमियम पे की है, तो वो प्रीमियम को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर लो। बायबैक ऑफ शेयर्स आपने किया है, तो बायबैक ऑफ शेयर में आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। तो आपको आज फेस वैल्यू समझ में आई, इश्यू प्राइस समझ में आई, सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आया। जो भी एक्सेस प्राइस हम शेयर पे ले रहे हैं फेस वैल्यू से ज्यादा, वो कहां जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। आ रहा है समझ में, ठीक है। नो, अब कंपनीज जो है वो मेजरली 3 टाइप की होती है। पहला, एक तो प्राइवेट, प्राइवेट जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बैक में क्या लगा होता है, प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी शॉर्ट में लिखते हैं उसको। लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी, जिसके पीछे एलटीडी लिखा रहता है, वो कौन सी कंपनीज होती है, पब्लिक। और एक होती है 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। तो 3 टाइप की कंपनीज होती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन। जो एक तरह से कंपनी का जो एक्चुअल फॉर्म है वो मैं इसे बोलता हूं, जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी वो पब्लिक कंपनी है। बट ये क्यों बनाई गई, इट इज एन टाइप ऑफ पार्टनरशिप, इट इज ए टाइप ऑफ विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। विथ, जब किसी पर्सन को पार्टनरशिप तो बनानी है, बट पार्टनरशिप की जो एक रिस्क है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो नहीं लेनी है, तो वो कहां चले जाता है, प्राइवेट लिमिटेड। किसमें जाता है वो, फिर है पार्टनरशिप ही एक तरह की, बट इसमें लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। और 1 पर्सन कंपनी, जब किसी पर्सन को प्रोप्राइटरशिप में ही रहना है, बट विथ लिमिट विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। विथ, व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर बिजनेस में कोई लॉस हो गया, जेन्युइन लॉस, तो आपके बिजनेस की एसेट ही बिकेगी, आपकी पर्सनल एसेट। दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंपनीज। आपने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद लिए, सो रिलायंस इंडस्ट्री
या XYZ, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं लेते हैं, मान लो ABC लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीद लिए, आपने जितना पैसा लगाया उतना ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, आपसे और कोई पर्सन नहीं मांगेगा पैसा। या फिर आपने शेयर खरीदा हो मान लो 10 का और पैसे आज 5 ही दिए, 5 अनकोल्ड है, तो बस मैक्सिमम कितने देने पड़ेंगे, 5 रुपए जो नहीं दिए थे, उसके ऊपर आपसे कोई भी पैसा मांगने, अगर आपने फ्रॉड नहीं किया है तो।